नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पक। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और सच्ची हॉरर कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अगर आप डर से खेलने का हौसला रखते हैं तो रुकिए और मेरी आवाज़ के साथ इस अंधेरे सफ़र पर चलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार भी जब कोई डरावनी रात आए, मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर हाजिर हो सकूं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां रात होते ही पेड़ सांस लेने लगते हैं और ज़मीन तुम्हें निगलने लगती है। एक छोटे से गांव इंदुपुर में 3 दोस्त रवि, सतीश और मोनू अपने बचपन के साथी मुकेश की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शादी बड़े ठाट से हो रही थी। ढोल नगाड़े, नाच गाना, रिश्तेदारों की भीड़, पकवानों की खुशबू, सब कुछ किसी मेले जैसा लग रहा था। तीनों ने जमकर खाना खाया, सबसे बातें की, खूब हंसी मजाक किया। पर देर रात होते होते भीड़ और शोरगुल से तीनों थक गए। वो चाहते थे कि कहीं शांति से लेट जाएं और कुछ देर आराम कर लें। पर मुकेश के घर में हर कमरा रिश्तेदारों से भरा था। बरामदे में भी लोग जगह जगह बिस्तर डाल कर लेटे थे। कहीं जगह नहीं मिली। तभी सतीश की नज़र घर से थोड़ी दूर एक पुराने घने बागीचे पर पड़ी। बागीचा गांव में काफ़ी मशहूर था। पुराना आम, पीपल और नीम के पेड़। पेड़ों के झुरमुट में चांद की रोशनी भी मुश्किल से चलती थी। हवा वहाँ और भी ठंडी लग रही थी। सतीश बोला, क्यों ना वहीं पेड़ के नीचे खाट डाल कर सो जाएं। न कोई शोर, न कोई भीड़, ठंडी हवा भी चलेगी। रवि और मोनू को थोड़ा अजीब लगा। मोनू बोला, कहते हैं वहां रात को कोई नहीं जाता। बुढ़िया दादी ने बताया था, वहां पुराने जमाने में कोई हादसा हुआ था। सतीश हंस पड़ा, अरे छोड़ यार, सब गांव की कहानियां हैं। चलो ना, नींद अच्छी आएगी। आखिरकार तीनों घर से 3 पुरानी खाटें उठा लाए और बागीचे में पेड़ों के बीच खटिया डाल दी। ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और शादी की सब मिलकर ऐसी गहरी नींद लाई कि कुछ ही देर में तीनों सो गए। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घुप अंधेरा, इतना कि अपनी हथेली भी दिखाई न दे। हवा में अचानक एक तीखी सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे मिट्टी में सदियों से दबी कोई चीज अब सांस ले रही हो। तभी रवि की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बर्फीली उंगलियां उसकी खाट के पायाब छू कर निकली हों। उसने आंखें मली। वहां कोई नहीं था, बस पुराने पीपल की विशाल काय शाखाएं हल्की हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी की सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। रवि ने सोचा शायद सपना था और करवट बदल ली। मगर तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ, जैसे कोई ठंडे मांसहीन हाथों से उसके पैरों को सहला रहा हो। एक पल को उसे लगा कि उसकी खाल पर हजारों चींटियां रेंग रही हों। रवि ने झटके से पैर खींचे, खाट पर उठ बैठा। अब उसे साफ सुनाई देने लगा। पैरों के गहरे अंधेरे से कहीं पास से कोई दम घोट देने वाली करा, मत आओ, मत आओ। ये आवाज केवल कानों में नहीं, सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर रही थी। उसने डरते हुए सतीश को जगाना चाहा। सतीश भी डर के मारे कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मोनू तो करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो इस माहौल में
और भी डरावनी लग रही थी। सतीश फुसफुसाया, ये ये कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसकी आवाज में डर की एक पतली सी परत थी। पर तभी एक विशालकाय सरसराहट हुई, जैसे पेड़ों के सारे पत्ते एक साथ हड्डियों के ढेर में बदलकर कांप उठे हों। पेड़ों के तनों पर अजीब सी छायाएं नाचने लगी, कुछ इंसानी शक्ल जैसी, मगर आंखें नहीं, बस खाली गहरे गड्ढे जो सीधे आत्मा में झांकते महसूस हो रहे थे। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की गंध और तेज हो गई। मोनू की भी आंख खुल गई। उसकी आंखें फैल गई जैसे उसने किसी मोनू की भी आंख खुल गई। उसकी आंखें फैल गई जैसे से उसने किसी भयावह दृश्य को देखा हो। उसने देखा कि पीपल के फटे हुए तने से कोई काली आकृति धीरे धीरे उतर रही है। लंबे लंबे पतले हाथ जो जमीन तक पहुंच रहे थे, सूखी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं जैसी उंगलियां जो हवा में फड़फड़ा रही थी। वो तीनों को देखकर एक भद्दी टूटी हुई फुसफुसाहट में बड़बड़ाने लगी, ये हमारी जगह है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचेगा, तुम सब हमारे हो। तीनों घबराकर खाटों से उठने लगे, पर खाटें हिलने लगी जैसे किसी अदृश्य ठंडी पकड़ ने उन्हें जकड़ लिया हो। ऐसा लगा जैसे जमीन जीवित हो उठी हो और खाटों को धीरे धीरे अपने भीतर खींच रही हो। खाटों के पांव धीरे धीरे गीली चिपचिपी मिट्टी में धंसने लगे। रवि ने मोनू का हाथ पकड़ा, मोनू ने सतीश का, पर खाटें जैसे किसी जीते जागते दलदल में डूब रही थी जो उन्हें गहरे अंधेरे में निगलने को तैयार था। सतीश की आवाज में एक चीख फंस गई, मुझे खींच रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। रवि ने पूरी ताकत लगाई, पर हाथ छूटता चला गया, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी शक्ति निचोड़ ली हो। उसी पल सबकी आंखों के आगे अंधकार का एक गहरा सागर छा गया और तीनों बेहोश हो गए। उनके शरीर गहरे अंधेरे में अदृश्य हो गए। सुबह शादी के कुछ लोग बागीचे की तरफ गए। उन्हें लगा कि रात भर के मेहमान वहां आराम कर रहे होंगे, पर जो उन्होंने देखा वह किसी की डरावनी कल्पना में भी नहीं था। तीनों खाटें पेड़ों के बीच उलटी पलटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में उठाकर पटका हो। उनके लकड़ी के पांव टूट चुके थे और उनके पास ही गीली काली मिट्टी से सने हुए रवि, सतीश और मोनू बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके शरीर पर केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि गहरे हरे रंग की काई भी चिपकी हुई थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी पीली सफेद रंगत छाई थी, जैसे उनके शरीर से केवल खून ही नहीं बल्कि उनकी रूह भी निचोड़ ली गई हो। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और होंठ सूखे फटे हुए थे, जैसे उनके शरीर से केवल खून ही नहीं बल्कि उनकी रूह भी निचोड़ ली गई हो। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और होंठ सूखे व फटे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। फौरन वैद्य को बुलाया गया, जो गांव में ऐसी असाधारण घटनाओं से निपटने का अनुभव रखता था। वैद्य ने एक एक करके उनकी नब्ज देखी, धीमी, अनियमित और ठंडी, जैसे उनके भीतर जीवन की लौ बस बुझने ही वाली हो। वैद्य ने तुरंत उन्हें शुद्ध करने के लिए कुछ अजीब जड़ी बूटियां दी। उनके हाथ पैरों पर रक्षक ताबीज बांधे और बागीचे में ही थोड़ी दूर पर एक विशेष धूप धुआं किया, जिसकी गंध से हवा में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम होती महसूस हुई। कुछ देर बाद तीनों को धीरे धीरे होश आया। रवि कांपती हुई आवाज में, जैसे गहरी नींद से नहीं बल्कि किसी भयावह दुस्वप्न से जागा हो, बुदबुदाया, पेड़ में कुछ था, वो हमें खींच रहा था। अंधेरे में उसने मेरी रूह को छू लिया था। उसकी आंखें पेड़ों की तरफ थीं, जिनमें अनंत डर साफ दिख रहा था, जैसे वो अभी भी उसी भयावह चीज को देख रहा हो। मोनू तो बोल भी नहीं पा रहा था, बस दहशत भरी आंखों से पेड़ों की तरफ एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में पानी की एक खाली चमक थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसकी आवाज कहीं अंधेरे में ही गुम हो गई हो। सतीश हकलाते हुए बोला, अब वहां कोई मत जाना, वो
वो जागा है, वो वो इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज में एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जिसे गांव वालों ने महसूस किया और वे कांप उठे। गांव वालों ने उसी दिन बागीचे में एक बड़ा हवन करवाया, मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ। उन्होंने पेड़ों के चारों ओर मोटी लाल धागे बांधे और प्रार्थना की कि कोई भी अनिष्ट शक्ति वहां से दूर रहे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस बागीचे में प्राचीन आत्माओं का वास है जो हर पूर्णमासी की रात को जाग उठती है और अपने क्षेत्र में घुसने वाले हर प्राणी को अपने दलदल में खींच लेती है। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद से तीनों दोस्तों ने कभी उस गांव का रुख नहीं किया। उनके परिवार वाले भी उन्हें वापस लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनकी आंखों में जो दहशत और खालीपन था वह किसी साधारण डर से कहीं ज्यादा था। उनकी आत्माएं उस रात बागीचे में ही कहीं रह गई थी और शादी के बाद से गांव के लोग उस बागीचे के पास भी नहीं जाते, चाहे कितनी भी ठंडी हवा क्यों न चले या कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। रात को जब हवा चलती है तो गांव के शांत घरों में बैठे लोग अगर ध्यान से सुने तो पेड़ों के बीच से अब भी वही सड़ी हुई गंध आती है और एक कांपती हुई पुरानी आवाज सुनाई देती है, मत आओ, ये हमारी जगह है, अब तुम सब हमारे हो। कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी, और अगर आप भी किसी डरावने अनुभव से गुजरे हैं तो मुझे जरूर लिखिए। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक रात को बाहर जाते वक्त जरा सावधान रहिएगा और ऐसी ही और भी डरावनी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा वापस लौटे तो सबसे पहले आपको पता चले।